नागरानी जी द्वारा लिखी सिंधी कहानी खून का हिंदी अनुवाद देवी नागरानी जी द्वारा प्रस्तुत है। थका हुआ हूं पर नींद नहीं आती। गांव के ऊबड़ खाबड़ कच्चे रास्ते पर कुल मिलाकर 2 घंटे साइकिल चलानी पड़ी होगी। हड्डी पसली शिथिल हुई है। चारों तरफ अंधेरा है। इस गांव में बिजली भी तो नहीं है। दूर दूर तक रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आती। ऊपर से यह नींद का नाम। वैसे तो बहुत सारे सेडेटिव डिस्पेंसरी की अलमारी में है। एक गोली ही नींद के लिए काफी है, मगर मुझे पता है कि गोली लेकर सोने से कुछ नहीं होगा। नींद आएगी तो सपने में वह अंधेरी झोपड़ी और उस झोपड़ी में तड़पता, दवा के बिना दम तोड़ता मरीज मेरा पीछा करेगा। ऐसी नींद से जागना बेहतर है। गोबर का ढेर, बदबूदार पानी से भरे खड्डे, भूं भूं करते मच्छर, अनचाहे डर से निराश चेहरा, रूखा सूखा खाना, कमर तोड़ मेहनत, सुबह के धुंधलेपन से शाम तक लगातार माँ बाप, बीवी और 3 बच्चों को जिंदा रखने की चिंता। रोजाना दिन भर के 3 रुपए, फिर भी दिनों दिन घटती मजदूरी और बाजार में बढ़ती महंगाई, लुढ़कती सांसों को जिंदा रखने की कोशिश में एक मामूली बेकार आदमी सेहतमंद हो तो भी जरूर बीमार पड़ जाए। बीमार के ठीक होने की क्या उम्मीद की जाए। मैं साइकिल पर चलता जाता हूं। इस गांव की डिस्पेंसरी में आए आज दूसरा दिन है। प्राइवेट प्रैक्टिस के ख्याल से पहला केस गांव में आने से पहले एक सीनियर डॉक्टर ने सलाह दी थी, गांव में किसी से फीस मांगने की गलती मत करना। मरीज को देखकर उसे अपनी दवा देकर इंजेक्शन लगाकर कीमत के नाम पर 15 रुपए वसूल करना। दवा और इंजेक्शन डिस्पेंसरी में से मुफ्त ही मिल जाएंगे तुम्हें। मिली हुई शिक्षा मैंने गांठ में बांध ली। वैसे भी यहां नया आया, गांव वालों पर अपना प्रभाव डालने का काम पहले करना चाहिए। एक मरीज का केस अगर बिना कुछ लिए कुशलता से किया तो आगे चलकर यह बात काम आएगी। यह सब सोचते हुए मैं साइकिल चला रहा हूं। रास्ता बार बार इतनी पगडंडियों में बढ़ जाता है कि अगर मैं अकेला होता तो निश्चित रूप से भटक जाता। जो लड़का मुझे लेने आया था आगे साइकिल चलाते हुए मुझे रास्ता दिखा रहा है। अब तक तो शहर के पक्के रास्तों पर साइकिल चलाई है। कच्चे रास्तों पर साइकिल चलाते हुए यूं महसूस होता है जैसे साइकिल सीखने के समय महसूस होता था। यहाँ वहाँ मदार के पौधे, बबूल के झाड़ और बेरों की झाड़ियाँ इतनी ही आगे झुकी हैं कि कपड़े फट जाने या चेहरे पर खराशों के आ जाने का डर होता है। लड़का तेजी से साइकिल चला रहा है। इन रास्तों पर साइकिल चलाने का उसे तो अभ्यास है, पर मुझे उसका साथ देने में बहुत तकलीफ होती है। साइकिल के कैरियर में इमरजेंसी बैग लगी हुई है। मुझे शक होता है कि झटके खाकर अंदर काफी कुछ टूट फूट गया होगा। रास्ते में साइकिल पर से उतरकर बैग खोलना मेरी मर्यादा के अनुकूल न था। यही सोचकर मैं आगे जाते हुए उस लड़के को पकड़ने के लिए साइकिल के पैडल पर दबाव डालता हूं। पता नहीं मरीज कितना पैसे वाला है। कहते हैं गांव वालों का उनके घर में रखे सामान और कपड़ों से मूल्यांकन करना बहुत मुश्किल है। बाहर से फटे हाल पुराने कपड़े पहने हुए कंगाल नजर आने वाले आदमी की झोपड़ी के किस कोने में कितना माल दबाया गया है कुछ कह नहीं सकते। अगर पता चल जाए कि मरीज क्या करता है तो उसकी आमदनी का अंदाजा लगाया जा सकता है। फीस की बात न भी सोचूं, पर दवा तो अपनी जेब से न देनी पड़े। मैं और भी जोर लगाकर लड़के के बिल्कुल पीछे पहुंचता हूं। साइकिल बहुत तेज चलाते हो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। होरी, वह शर्माकर मुस्कुराता है। पढ़ते हो? नहीं।
तो क्या करते हो? खेत में काम करता हूं। यह मरीज कौन है? तुम्हारा रिश्तेदार है? नहीं। तो हम एक ही गांव के हैं। अच्छा, वो क्या करता है? मजदूरी। दिन में कितना कमा लेता होगा? 3 रुपए। खाने वाले कितने सदस्य हैं? वह कुछ सोचकर जवाब देता है, 7 लोग। वे लोग उसके कौन हैं? माँ बाप, वह खुद, घरवाली और 3 बच्चे। उनमें से और कोई नहीं कमाता? घरवाली और बड़ा लड़का भी मजदूरी करते हैं। उन दोनों को क्या मिलता है? 2.5 रुपए भाभी को और 2 रुपए बड़े को। फिर तो अच्छी आमदनी है उनकी। वह उदास हो गया है। मजदूरी पूरा साल कहां मिलती है साहब? फसल के 4 महीने ही तो मिलती है। 3, 2.5 और 2, 7.5 रुपया रोज, 225 रुपये महीने के। मोटे अनाज का दाम भी आजकल 200 से कम नहीं। परिवार के 7 सदस्य मुश्किल से अपना पेट भरते होंगे। मरीज की माली हालत का अनुभव होते ही यह मुश्किल सफर, उबड़ खाबड़ रास्ता, कुल मिलाकर चारों ओर का माहौल मुझे बेहद नागवार लगने लगा। केस मिल जाने की अज्ञात खुशी झंझलाहट में तब्दील होने लगी। तुम्हारा गांव और कितनी दूर है? ये सामने ही है साहब। गंदा सीलन भरा कुआं, पनघट, घूंघट से मुंह ढापे, सर पर मटके लेकर पनघट से आती औरतें हमें देखकर एक तरफ हो गई। होरी के साथ आज यह जेंटलमैन कौन है? नए डॉक्टर साहब हैं, दीनू को देखने आए हैं। अपनी जानकारी का सिक्का जमाती हुई एक आवाज पीछे से आकर मुझे छेड़ जाती है। खाक डॉक्टर साहब हैं। मैं मन ही मन बड़बड़ाता हूं। साइकिल मिट्टी में धंस गई है। होरी साइकिल पर बैठे बैठे ही जोर लगाकर 20 कदम आगे बढ़ गया है। मैंने जोर लगाने की कोशिश नहीं की है। साइकिल से उतरकर अपने साथ साइकिल को भी घसीटने लगा हूं। मैं यह केस देखने जा रहा हूं। जितना परिश्रम अभी किया है उतना ही वापस लौटते वक्त फिर करना पड़ेगा। इमरजेंसी बैग में अगर कुछ टूटा फूटा होगा तो भरपाई जेब से करनी पड़ेगी। मरीज का चेकअप करना होगा, उसे दवा देनी पड़ेगी, वक्त खराब करना पड़ेगा। बदले में मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ सिर का दर्द। इस तरह से हो रहा है मेरा प्राइवेट प्रैक्टिस का मुहूर्त। होरी रुक गया। उसके साथ आकर मैं भी खड़ा हो गया। सामने एक साइकिल दुर्दशाग्रस्त हालत में पड़ी है। लगभग 5 फुट ऊपर बदरंग मिट्टी की दीवारें, सड़ी हुई पाटी, टूटा हुआ छप्पर, चरमराते पुट्ठों का बना हुआ। हर वक्त गिरने को तैयार यह छप्पर बाहर यूं निकली हुई है कि साधारण सी लापरवाही से सर टकरा जाए। होरी अपनी साइकिल को स्टैंड पर लगाकर मेरा इमरजेंसी बैग की ओर लपकता है। मैं हाथ के इशारे से उसे रोकता हूं। साइकिल स्टैंड पर खड़ी करके इमरजेंसी बैग कैरियर से निकालता हूं। होरी झोपड़ी के दरवाजे में गुम हो गया। अंधेरा और मनहूसियत, इस बात का ध्यान रखते हुए कि पट्टी या चौखट सर से न टकराए, मैं कुछ झुककर भीतर कदम रखता हूं। तेज बदबू का एक झोंका अचानक धकेलता है। घबराहट में मेरा सिर ऊपर उठता है और जोर से पट्टी के साथ टकरा जाता है। मेरे होश उड़ जाते हैं। खुद को संभालते हुए जेब से रुमाल निकालकर नाक से लगाए रखता हूं। बदबू बर्दाश्त करते हुए दिल मजबूत करके मैं झोपड़ी में आता हूं। बिना चादर सन की रस्सी की खाट पर 28-30 साल का हड्डी और मांस का खाका बेजान सा पड़ा है। खाट के आसपास उल्टी की गंदगी है। झोपड़ी में सब कुछ बिखरा सा है। पैबंद लगे कपड़े, गोल मोल मोड़े बिस्तर, चक्की, मरीज की बेलिबास खाट, गंदगी और उल्टी कुल मिलाकर एक अजीब हिराकत की भावना उत्पन्न कर रही है। होरी के बताए हुए परिवार के सभी सदस्य मरीज के आसपास। उसकी पत्नी झोपड़ी में कोने में चेहरे पर घूंघट डाले हुए घुटनों में अपना सिर दबाए बैठी है। बूढ़ा गमगीन अंदाज में खाट के एक तरफ बैठा है। बुढ़िया और 3 बच्चे खाट के पायदान की ओर बैठे। मेरे भीतर घुसते ही बुड्ढा अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है
और बुढ़िया झोपड़ी में कायम मातमी खामोशी को तोड़ती हुई मेरी ओर बढ़ती है। मेरे बेटे को बचाओ डॉक्टर साहब। नाकाबिले बर्दाश्त बदबू को सहने की कोशिश करते बुढ़िया की दीनता से विनय करती आंखें और डॉक्टर साहब का संबोधन मुझ में खींचने का सबब पैदा करते थे। बुढ़िया को डांटने को जी करता है। उसी वक्त मरीज खाट की इस पर छाती लगाए उल्टी करता है। छींटों से बचने के लिए मैं तुरंत 2 कदम पीछे हट जाता हूँ। फिर ध्यान आता है कि जमीन पर पड़ी गंदगी में खून की मात्रा बढ़ गई है। गंदगी से बचते हुए मैं मरीज के करीब जाता हूँ। इमरजेंसी बैग खोलकर टॉर्च निकालता हूँ। झोपड़ी में अंधेरा और बेपनाह सीलन है। बिना टॉर्च जलाए इमरजेंसी बैग की हालत देखना भी मुमकिन नहीं। टॉर्च जलाता हूँ, गनीमत है। इमरजेंसी बैग में सब सलामत है। मुझे तसल्ली होती है कि थप्पड़ लगते लगते रह गई है। अब बेफिक्र होकर टॉर्च की रोशनी मरीज की आंखों पर डालता हूँ। देखते ही चौंक जाता हूँ। लगता है पानी की कमी के कारण किसी भी समय उसका दम निकल सकता है। कब से तकलीफ है? मैं सावधान हो गया। कल रात से दस्त व उल्टियां हैं। पानी की एक बूंद भी पेट में नहीं टिकती। कल कितनी बार उल्टियां की हैं? बार बार आ रही हैं डॉक्टर साहब। बुढ़िया ने बेबसी में हाथ फैलाते हुए कहा। अब तो खून भी आ रहा है। उसकी आवाज भर्रा गई। इंट्रावेनस ग्लूकोज उसकी पहली जरूरत है। इमरजेंसी बैग खोलकर स्टेथोस्कोप निकालता हूँ। जांच करते हुए हिदायत देता हूँ। किसी साफ बर्तन में पानी गर्म करो और यह जमीन भी साफ करो। बाहर से मिट्टी लाकर इस पर डाल दो। अचानक मुझे होश आता है, यह क्या कर रहा हूँ मैं? यहाँ से फीस मिलने की उम्मीद तो नहीं है। मेहनत को भी गोली मारो। पर क्या इंट्रावेनस इंजेक्शन भी अपनी जेब से लगानी होगी? ऐसा ही अगर करता रहा तो हो गई यह नौकरी। उल्टी बंद करने की इंजेक्शन इसे पहले लगानी पड़ेगी, जो कि 1.5-2 रुपये की है। पर ग्लूकोज के इंजेक्शन तो महंगे पड़ जाएंगे। मैं नुस्खा लिख कर देता हूँ, तुम जल्दी से जाकर ले आओ। 15-20 रुपये साथ में ले जाना। स्टेथोस्कोप को समेटते हुए मैं होरी से कहता हूँ। बुढ़े बुढ़िया ने मजबूर नजरों से एक दूसरे की ओर देखा। मैं दिल में खुसर खुसर करता हूँ। अरे तो क्या तुम्हारी दवा का पैसा भी डॉक्टर दे? हूँ। मैं खुद को नुस्खा लिखने में मसरूफ रखता हूँ। पर्ची होरी को देता हूँ। बुढ़िया होरी को साथ लेकर झोपड़ी के बाहर निकल जाती है। बाहर से फुसफुसाहट सुनाई देती है। फिर आवाज आती है, बहू बाहर तो आना। मरीज की घरवाली पहली बार हिली है। अब तक मैले कपड़ों की गठरी की तरह कोने में पड़ी थी। उठते ही उसके पैरों में पड़े चांदी के 2 मोटे कड़े आपस में टकराकर आवाज पैदा करते हैं। जल्दी ही बूढ़े को भी बाहर बुलाया जाता है। उन 3 निर्बल बच्चों की मौजूदगी में के बावजूद भी मुझे बूढ़े के बाहर जाते ही झोपड़ी में बेहद सन्नाटे का एहसास घेर लेता है। मौत सा सन्नाटा। बुढ़िया और उसकी बहू अंदर आती है। इस बार आवाज न सुनकर मैं उसके पैरों की ओर देखता हूँ। वहां कड़े नहीं है। बूढ़ा शायद होरी के साथ चला गया है। मेरी हिदायतें अमल में लाई जा रही हैं। बुढ़िया बाहर से मिट्टी लाकर खटिया के आसपास बिछा रही है। उसकी बहू एल्यूमिनियम की कटोरी में पानी भरकर बाहर गई है। मैं सिरिंज और नीडल लेकर बाहर आता हूँ। एल्यूमिनियम की कटोरी जलते हुए उपलों पर रखी हुई है। मैं झुककर देखता हूँ कि पानी साफ है या नहीं। फिर सिरिंज और नीडल पानी में डाल देता हूँ। कटोरी को किसी बर्तन से ढक दो, मैं भीतर आते हुए कहता हूँ। उसी वक्त ही मरीज उल्टी करता है। पहले की तरह मैं झटके से पीछे हटता हूँ, पर इस बार कुछ छींटे मेरी जींस को खराब कर देते हैं। गुस्से भरी नजरों से पहले हाँफते हुए मरीज को और फिर बुढ़िया की ओर देखता हूँ। मेरी आंखें बुढ़िया की आंखों से टकरा जाती हैं। उसकी आंखों में बेचैनी, निराशा, याचना, मजबूरी और बेबसी झलक रही है। ना जाने क्यों वे आंखें मुझे अंदर तक सुराख करती हुई महसूस हुई। मैं जेब से रुमाल निकालकर खून साफ करने लगता हूँ। जींस पर खून के दाग है। अभी अभी की गई उल्टी की ओर देखता हूँ, वहां भी खून के सिवाय कुछ नहीं। उसकी उल्टी में खून क्यों आ रहा है डॉक्टर साहब? बुढ़िया ने बेहद घबराई हुई आवाज में पूछा। अगर बैग से ग्लूकोज का इंजेक्शन निकाल कर मैंने उसे नहीं लगाया तो वो मर जाएगा। इच्छा के विरुद्ध मेरे हाथ बैग की ओर बढ़े हैं, पर जल्द ही खुद को रोक लेता हूँ। मेरा तो पेशा ही ऐसा है, किस किस पर दया करूँगा। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा
तो खाएगा क्या, पेट कैसे भरेगा? बुढ़िया जवाब न पाकर मिट्टी लेने के लिए फिर बाहर चली गई। उसकी बहू ने उबलते पानी की कटोरी लाकर मेरे सामने रखी है। मैं बैग खोलकर उल्टी रोकने की इंजेक्शन लगाने की तैयारी में जुट गया हूँ। बुढ़िया हल्के हाथ से मिट्टी बिछा रही है। उसकी बहू फिर से जाकर कोने में बैठ गई है। होरी गया? बुढ़िया की आवाज़ सुनकर मैं दरवाजे की तरफ देखता हूँ। बूढ़ा लौट आया है। सफ़ेद बालों वाला उसका सिर हाँ में हिल रहा था। इंजेक्शन तैयार करके टॉर्च जलाई। बूढ़े को टॉर्च की रोशनी डालने के लिए कहकर मैंने उसे अपने पास आने का इशारा किया। मरीज की नस पकड़ी, बूढ़े से बाँह पकड़वाई और मैंने सुई नस में डाली। खून सिरिंज में आने लगा। मैं आहिस्ते आहिस्ते इंजेक्शन लगाने लगता हूँ। होरी कितनी देर में आएगा? मैं बूढ़े से पूछता हूँ। जल्दी ही आ जाएगा, वह भर्राई स्वर में जवाब देता है। अम्मा पानी, मरीज के होठों में कहा। बुढ़िया पानी लेने के लिए लपकती है। मैं उसे रोकता हूँ। नहीं, अब पानी मत दो वरना फिर उल्टी करेगा। बुढ़िया रुक गई। लड़का बेहद प्यासी निगाहों से माँ की ओर देख रहा है। आंखें चुराते हुए वह बेटे के सिरहाने जाकर उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। लड़के की प्यासी आंखें फिर ऊपर उठाकर माँ को तकने लगी। उसका मुंह खुला हुआ था। उंगलियां फेरते फेरते बुढ़िया बेटे की पेशानी पर झुकाई। टप टप आंखों से निकलकर 2 आंसू सीधे उसके बेटे के मुंह में जाकर पड़े। लड़के ने जीभ को होठों पर फिराने की कोशिश की है और अचानक उसकी आंखें घूम जाती हैं। सिर झटके के साथ बाईं ओर लुढ़क गया है। मैं फुर्ती से उसके हाथ पर झुककर हाथ से नब्ज पकड़ने की कोशिश करता हूँ। वहाँ कुछ भी नहीं है। पथराई आंखों में प्यास लिए एक निर्जीव जिस्म मेरे सामने है। बस एक दर्दनाक चीख के साथ बुढ़िया बेटे के ऊपर गिर पड़ी है। बूढ़े ने जमीन पर बैठकर खाट की पाटी पर अपना सिर रख दिया। बहू दौड़ती आई है और मर्द पर बिछकर विलाप करती रो रही है। बड़ों को रोते देखकर छोटे भी जोर जोर से रोने लगे हैं। झोपड़ी में कोहराम मच गया है। सिर झुकाए मैं बाहर निकल गया हूँ। रुदन लोगों को खींचने लगा है। आने वालों में से एक ने हिचकिचाते हुए मुझसे पूछा, दीनू मर गया क्या? मेरे जवाब मिलने का इंतजार करने से पहले ही वह झोपड़ी में घुस गया है। मैं यहाँ से, इस माहौल से, इस गांव से जल्द निकल जाना चाहता हूँ। पहला केस, वह भी मर गया, फीस गई। जेब से इंजेक्शन लगाई, जीन्स खराब की। इतना करने के बाद भी बदनामी हिस्से में आई। भीतर जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं, मगर इमरजेंसी बैग झोपड़ी में ही रह गया। अंदर जाना पड़ रहा है। वहाँ क्रंदन और दिलासों का तूफान बरपा है। खड़े हुए लोगों में से एक ने मेरी तरफ देखा है। मैं मौके का फायदा ले रहा हूँ। मेरी बैग उठाकर दो। बूढ़े का सिर अब भी खाट की पाटी पर झुका हुआ है। मेरी आवाज़ सुनकर वह ऊपर देखता है। मैं बैग लेकर बाहर निकलता हूँ तो वह भी मेरे पीछे आता है। संवेदना जताने के लिए मैं कहता हूँ, मुझे अफसोस है बाबा, मैं तुम्हारे बेटे को न बचा पाया। मौत को आज तक कौन रोक पाया डॉक्टर साहब, कहकर वह सिसक कर रो रहा है। कुछ भी समझ में न आने के कारण मैं उसके बाजू में खड़ा रहता हूँ। जल्दी खुद को संभाल कर वह धोती के कोने से अपने आंसू पोंछ लेता है। फिर इंतहा संकोच से कहता है, डॉक्टर साहब, हम गरीब आपकी और कोई खिदमत नहीं कर पाए। पर फिर धोती की परतों में एहतियात से बंधे हुए एक 5 और एक 2 रुपए वाला नोट अपने दाहिने हाथ से निकालकर मेरी ओर बढ़ाता है। दाएं हाथ को छूती बाएं हाथ की उंगलियां उसकी श्रद्धा और मनोभाव का इजहार कर रही है। बहू के कड़े बेचकर इंजेक्शन के लिए रुपए देने के बाद बचे हुए 7 रुपए मेरी फीस और कफन। अंदर पड़ी हुई लाश का कफन कहाँ से आएगा? मैं झटके से साइकिल लेकर भाग निकलता हूँ और अब लेटे लेटे सोच रहा हूँ, मेरी इमरजेंसी बैग में रखे ग्लूकोज के इंजेक्शन की कीमत क्या इतनी ज़्यादा है? एक जिंदगी। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।